बच्चों, आपको बताया जा चुका है कि संस्कृत का पाठ्यक्रम क्या है। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे पाठ्यक्रम के चौथे खंड का, जो कि व्याकरण है। आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले दिन दी गई थी। आज हम देखते हैं कि व्याकरण जो है इसकी शुरुआत आपके पाठ्यक्रम में कहाँ से की गई है। तो व्याकरण हम शुरू करें पढ़ाना, उसके पहले ये हम बता देना चाहते हैं कि व्याकरण जो है वो संस्कृत का जो व्याकरण है वो उसे प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्ण कहते किसे हैं। तो वर्ण आप जैसे कोई भी ध्वनि अपने मुख से निकालते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो ये जो ध्वनियाँ निकलती हैं इसे वर्ण कहते हैं। कोई भी ध्वनि आप कुछ भी बोले, जो ध्वनि निकलेगी वो वर्ण कहलाएगी। अब ये जो ध्वनियाँ हैं, ये जब कई ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं या वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे राम, सीता, तो ये क्या हो गया? शब्द हो गया। इसी तरह से जब अनेक शब्द आपस में मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं, जिससे कि भाषा का निर्माण होता है। हम आपस में बात करते हैं। अब भाषा जो है वो शुद्ध हो, नियंत्रित हो, इसके लिए आवश्यक क्या है कि हम कैसे बोलें या बोलने का क्या तरीका है, इसके लिए एक नियम बताया जाए। इसलिए भाषा को व्यवस्थित करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्याकरण। तो व्याकरण हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि भाषा का जो ज्ञान है हमारा वो शुद्ध हो सके और हम एक संयमित, नियंत्रित और शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। तो संस्कृत व्याकरण जो है, व्याकरण सभी विषयों का होता है, और संस्कृत व्याकरण जो है वो उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो इसके बारे में एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण के जो सबसे प्रसिद्ध व्याकरण बनाने वाले हैं या व्याकरण शास्त्री हैं, उनका नाम है पाणिनि। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार पाणिनि ने शिव जी की उपासना की। शिव जी पाणिनि की उपासना से या तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने डमरू को बजाया। उनके डमरू से 14 ध्वनियाँ निकली। ये जो 14 ध्वनियाँ निकली, यही 14 सूत्र बने। तो शिव जी के डमरू से निकले हुए इन 14 ध्वनियों से पाणिनि ने 14 सूत्रों का निर्माण किया और उसी से संस्कृत के व्याकरण को व्यवस्थित किया। तो ये जो 14 सूत्र हैं, ये 14 माहेश्वर सूत्र कहे गए, क्योंकि ये शिव जी के डमरू से निकले हुए थे। तो 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं वो हैं अयुण, ऋलृक, एओंग, अयवच, हैवरट, लण, इमंगणनम, जभय, गणदस, जब गणदस, खप छठत छठतव, कपय, सससर, हल। तो अब आपने ये जान लिया है कि वर्ण क्या है? ऐसी लघुत्तम ध्वनि जिसका विभाजन ना हो सके। ये कई वर्ण जब आपस में मिलते हैं तब शब्दों का निर्माण होता है, और कई शब्द जब आपस में मिलते हैं तब वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्य से ही हमारी भाषा जो है वाक्य के रूप में ही प्रयोग लाई जाती है। तो अगर हम ये जो वर्ण हैं इन्हें देखें तो संस्कृत के जो वर्ण हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहले प्रकार का जो है उसे हम स्वर कहते हैं, और दूसरे प्रकार का जो वर्ण है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो ऐसा है कि संस्कृत में जो स्वर हैं उनकी संख्या 9 है और जो व्यंजन है उनकी संख्या है 33। तो अब आगे हम ये जान लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। वर्ण आपने जान लिया है कि ध्वनि की लघुत्तम इकाई जिसका विभाजन ना किया जा सके वो क्या है? वर्ण। जैसे का, खा, इस तरह से। तो स्वर जो है वो ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। उनके उच्चारण में किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पहले प्रकार का जो स्वर होता है ह्रस्व, उनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, और ये कितने हैं? 5। आ, ई, उ, री और री जो है वो ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो स्वर है वो है दीर्घ। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है और इनकी संख्या है 8। ये हैं आ, ई, उ,
री, ए, ऐ, ओ, औ। और तीसरे प्रकार का जो स्वर है वो है प्लुत। इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है और इन्हें लिखने के पश्चात उनके आगे 3 की संख्या लिख दी जाती है। तो हमने वर्णों के 2 विभाजन की बात की थी। पहला विभाजन था स्वर और दूसरा था 2 प्रकार की बात की थी। पहला प्रकार था स्वर और दूसरा प्रकार था व्यंजन। स्वर के बारे में आप जान गए हैं और व्यंजन के बारे में देखते हैं। तो व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। अब आप ये जान लीजिए कि मुख के विभिन्न भाग क्या होते हैं। तो आपके मुख के अंदर जब आप किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसके लिए हमें ओष्ठ की सहायता लेनी पड़ती है, जिह्वा है, दांत है, तालु है ना, इन सभी का स्पर्श होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इसके पश्चात है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु के रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या 4 है: षा, सा, सा, हा। इसके पश्चात अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है: या, रा, ला, व। संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के योग से या जो व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं क्षा, का और मूर्धन्य शा से मिलकर बनते हैं। दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्रा जो ता और रा से मिलकर बनता है। और तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञा जो जा और या से मिलकर बनता है। जो चौथे प्रकार आगे हम देखते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाए जाते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं। विसर्ग वर्ण के अंतिम में हा ध्वनि को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और अनुनासिक का से पा वर्ग तक सभी वर्गों के अंतिम जो वर्ण होते हैं वो अनुनासिक कहे जाते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4। इन चारों में जो पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन, इनके बारे में आपको बताया गया है कि मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श जिन व्यंजनों के उच्चारण में होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो स्पर्श के आधार पर इन व्यंजनों के उच्चारण स्थान बताए गए हैं। जैसे पहला वर्ग जो है वो का, खा, गा, घा, अंगा का है। तो का जब आप बोलते हैं तो आपके कंठ से ध्वनि निकलती है। इसी तरह से जब हा बोलते हैं और या विसर्ग जहाँ लगा रहता है उसका उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर ध्वनियाँ जो हैं वो कंठ से निकलती हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ बताया गया है। इसी तरह से तालु चा, छा, जा, झा जब आप बोलते हैं तो आपकी जीवा जो है वो जा कर के तालु का स्पर्श करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु बताया गया है। इसी तरह से टाठा, डाठा, अणा, मूर्धा, पापा, बाबा, माँ, ओष्ठ। तो का से लेकर के माँ तक या का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। आप इन्हें आसानी से याद कर सकें इसके लिए कुछ सूत्र यहाँ पर बताए गए हैं और अगर आप इन सूत्रों को याद कर लेंगे तो इनका उच्चारण स्थान आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अकु विसर्जनीया नाम कंठा, इचुयशा नाम तालु, ऋतुरसा नाम मूर्धा, ऋतुलशा नाम दंता, उपु पद्मानीया नाम ओष्ठो, इमंगणना नाम नासिका च, एदैतौ कंठतालु, ओदैतौ कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। तो अकु विसर्जनीया नाम कंठा, आ का वर्ग हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इचुयशा नाम तालु, ई चा वर्ग या और शा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ऋतुरसा नाम मूर्धा, री टा वर्ग शा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ली ता वर्ग ताथा दाधा ना, ला और शा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। उ पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। इया, मा, अंगा, अणा, ना का उच्चारण स्थान नासिका। ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु,
औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ और वा का उच्चारण स्थान दंत है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि सा जो है वो आपके वर्णमाला में 3 हैं। पहला सा जो है वो है इचुयशा नाम तालु में ये है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु सा। दूसरा है ऋतुरसा नाम मूर्धा, तो इसे कौन सा सा कहेंगे? मूर्धन्य सा। तीसरा है ऋतुलशा नाम दंता, इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, तो सा आपकी जीवा जो है वो आकर के दांत पर लगनी चाहिए, तो ये दंत सा कहलाता है। तो सा जो है वो उनका उच्चारण 3 प्रकार से किया जाता है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। तो आप लोग अपनी व्याकरण की कॉपी तैयार करिए, जितना जितना पढ़ाते जाएंगे उसे लिख करके याद भी करते जाइएगा और समझते जाइएगा। बाकी अगर कोई कठिनाई होती है तो उसे पूछिए।